हेलो दोस्तों, बस परिचय भर्ती में विज्ञान विषय में एक टॉपिक लगता है अपशिष्ट प्रबंधन है। इससे संबंधित हमने 2 क्वेश्चनों के वीडियो अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके विज्ञान विषय पशु परिचय से संबंधित प्लेलिस्ट बना रखी है, किसी चैनल पे जाके दोनों वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे केवल कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे यहाँ से और जो क्वेश्चन है वो भी सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने से पहले सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उनके आधार पे हम चीज़ों को क्लियर करेंगे। देखो, सबसे पहले हमें दे रखा है बायोगैस कैसे बनती है। आप इनमें ये मत देखना कि हमें थ्योरेटिकल पार्ट क्यों पढ़ाया जा रहा है। थ्योरेटिकल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। और ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो बनेंगे मैं आपको क्लियर यहाँ से करता जाऊँगा। पहला जो है क्वेश्चन है बायोगैस कैसे बनती है। इसका मतलब बायोगैस में मुख्य कौन सी गैस होती है? अपशिष्ट पदार्थों से जितने भी जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, गोबर है, मलमूत्र है, इनके द्वारा जो गैस बनती है वो कैसी गैस होती है? बायोगैस है। क्वेश्चन रूप में आ सकता है। नेक्स्ट जो बात है, अपशिष्ट किसे कहते हैं? अपशिष्ट किसे कहते हैं? अंत में बनने वाले कोई भी जैविक प्रक्रिया में उसके अंत में बनने वाले पदार्थ है या उत्पाद क्या कहलाते हैं? अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई भाई? गोबर है, गोबर की जो सैलरी है, सैलरी बनने के गोबर की सैलरी क्या होती है? वो एक अंतिम उत्पाद होता है। कैसा? जैसे गोबर की खाद हम यदि बायोगैस बनाते हैं, गोबर की जो गैस बनाते हैं तो गैस बनने के बाद एक सैलरी का नाम का पदार्थ बनता है। वो एक तरीके से अपशिष्ट है। और वो अपशिष्ट भी है, वो जैविक अपशिष्ट है। तो उसको हम क्या करते हैं? अपने खेतों में डाल देते हैं। ठीक है, तो अपशिष्ट है लेकिन वो यूजफुल वाला है तो हम उसको सकारात्मक मान रहे हैं। और कुछ अपशिष्ट क्या होते हैं? नकारात्मक होते हैं। तो अंत में बनने वाला अनुपयोगी पदार्थ है या उत्पाद। अनुपयोगी का मतलब हर बार अनुपयोगी नहीं होता है, कुछ उपयोगी पदार्थ भी होता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? अपशिष्ट पदार्थ कहलाता है। और क्वेश्चन नंबर 8 है ग्रीन हाउस गैस के नाम है। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव के हिसाब से कि ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है, कौन सी नहीं है। आपको क्वेश्चन ऐसा मिलेगा, देखना। उसमें देखो, हमें ध्यान रखना है, एक तो CO2 है, CO2 ग्रीन हाउस गैस है। जलवाष्प है, वो भी ग्रीन हाउस गैस है। मेथेन है, ये भी है। नाइट्रस ऑक्साइड है, ये भी है। और क्लोरोफ्लोर CFC क्लोरोफ्लोर कार्बन है, ये भी है। इंपॉर्टेंट है, देखना। CO2 है, मेथेन है, जलवाष्प है, नाइट्रस ऑक्साइड है, CFC है। तो कोई भी एक क्वेश्चन आ जाएगा ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है, इसमें से आ सकता है। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट क्या होता है कि देखो, कृषि संबंधी जितना भी कूड़ा करकट है, सब्जी के जो शेष भाग बचता है, पशु मलमूत्र, गोबर है, उनका जो ढेर होता है उसमें क्या करते हैं? केंचुए छोड़ देते हैं। और केंचुओं का क्या काम होता है? केंचुए के सामने जो भी चीज़ आती है उसको खाने वाली उसको खाते हैं और वो क्या है? मैल के रूप में बाहर निकाल देते हैं। तो जो उसका मैलीय पदार्थ है वो क्या होता है? जैविक खाद होता है। वो जैविक खाद देता है, उसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। तो ये किसानों के सबसे बहुत इंपॉर्टेंट भाग होते हैं, किसानों के लिए खेती में काम आते हैं जो कंपोस्ट खाद है ये। इसीलिए हम क्या कहते हैं, तो केंचुए नहीं होते क्या? केंचुए, इनको क्या कहते हैं पता है? इनको कहते हैं किसानों के मित्र। क्या कहते हैं? किसानों के मित्र कहते हैं इनको। ठीक है, जो केंचुए होते हैं ना, इनको कहते हैं किसान मित्र कहते हैं। ये भी एक क्वेश्चन, किसान मित्र किसे कहते हैं? केंचुए को कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखो, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। आप किसी चीज़ को आपका मत मानो, क्योंकि इस टॉपिक से संबंधित कोई भी आपको कहीं भी किसी टीचर ने नहीं करवा रखा है। यहाँ से आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करके कम से कम 1, 2 या 3 क्वेश्चन आने की संभावना है। ये टॉपिक दे रखा है तो आने की संभावना है ही। देखो, नालियों में जल के रुकने से कौन कौन से रोग हो सकते हैं? अब क्वेश्चन आ सकता है कि आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ये रोग हो सकते हैं, ये रोग नहीं हो सकते। तो ऐसे ही देखना। अब देखो क्या क्या चीज़ें देखते हैं। नालियों में जल एकत्रित हो जाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइऑक्सिन, ये तीनों ही हानिकारक गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड से तो क्या व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ये तो इतनी हानिकारक है ये। कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्सिन, ये जैसे वैसेली गैसें हैं। ये क्या होती है? नालियाँ हैं, अगर वहाँ पे जल एकत्रित हो गया तो वो उत्पन्न होती है। और इससे क्या क्या हो जाता है? देखो, इससे क्या हो जाता है? श्वसन रोग हो जाता है। और श्वसन रोग के अलावा जो मलेरिया है, डेंगू है, फाइलेरिया है, 3 नाम आए कि नहीं आए? तो इन 3 नामों का आपको ध्यान रखना है कि जल की जो नालियाँ हैं वो रुकने पर मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया ये रोग हो सकते हैं। इसके अलावा चौथा ऑप्शन जो होगा, जो आपका उत्तर हो सकता है, नहीं की पूछ सकता है। तो इन तीनों अपशिष्ट प्रबंधन, यही हमारा क्या टॉपिक का सबसे पहले नाम है। इसको हमें समझना जरूरी है। प्रक्रम के अंत में बनने वाला अनुपयोगी पदार्थ या उत्पाद अपशिष्ट कहलाता है। वो अनुपयोगी पदार्थ हमारे लिए है, हमारे लिए मतलब हमें व्यक्ति विशेष या सामूहिक समाज के लिए अनुपयोगी है। हो सकता है उसका उपयोग किसी अन्य रूप में बदल कर या उसे डायरेक्ट रूप में भी हम उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे जिस प्रकार हमने एग्जांपल लिया था, गोबर है, उस गोबर की यदि हमने गोबर गैस बना ली, उसके बाद में बचने वाला जो सैलरी है, वैसे देखें तो गोबर भी अपशिष्ट है, लेकिन इसी गोबर को अगर हम मुख्य उत्पाद माने और उसको अगर गोबर गैस बना लें तो उसके बाद में जो बचने वाली सैलरी है, तो जो सैलरी है जो हमारे खेतों के अंदर काम आती है, ये भी क्या है? बाई प्रोडक्ट है। ये अनुपयोगी भी है, हमारे लिए अनुपयोगी है लेकिन खेत के लिए उपयोगी है। तो हम इसको अनुपयोगी पदार्थ शब्द जरूर यूज लेते हैं, लेकिन उपयोगी या अनुपयोगी वो अपने अपने व्यू के द्वारा देखा जाता है। लेकिन ये अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो हमारे काम नहीं आते। बात इतनी है। देखो, ये ठोस, द्रव्य और गैस तीनों प्रकार में हो सकते हैं, ये भी बात क्लियर है। आगे देखते हैं। सामान्य भाषा में इन्हें कूड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? कूड़ा कहते हैं। अपशिष्ट की समस्या भारत में नहीं है, वैश्विक समस्या है, ये बात भी हमें क्लियर है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूड़ा प्रबंधन के प्रति सावधानी रखने के लिए आवश्यक चिंतन होने लगा है। भाई, हमें पता है कि भारत के समस्त शहर नगर पालिका और गाँव में प्रतिदिन लाखों टन का क्या है? कचरा होता है। और उसी का निपटान करना, उनका समाधान करना क्या कहलाता है? अपशिष्ट प्रबंधन कहलाता है। ये तो हमारा टॉपिक था, ये हमारा कॉन्सेप्ट था। अब हम आगे बात करते हैं।
देखो, हाँ, हमें यहाँ पे देखना है एक मुख्य जो पॉइंट है, हमें जो क्वेश्चनों की डिमांड के हिसाब से बात करें, तो भारत सरकार ने 1975 के अंदर शिवरमन समिति उसका गठन किया। शिवरमन जो समिति है उसका गठन किया गया था, ठीक है ना? शिवरमन जो समिति है उसका गठन किया गया था और मानव बस इतना ये क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाएगा भाई, हमने प्रबंधन है, जो अपशिष्ट प्रबंधन उसको समझ लिया है। और यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि 1975 में कौन सी समिति बनी कचरा निपटान के लिए? भारत सरकार ने कौन सी नीति बनाई? शिवरमन समिति। और ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारत सरकार के द्वारा शिवरमन समिति का गठन कब किया गया? 1975 में। दोनों चीजों को क्लियर करना है, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं। इस बात को समझना है कि जैव निम्नीकरण अपशिष्ट और जैव निम्नीकरण ये अपशिष्ट मतलब बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये जो डिफरेंस है ये आपको आना चाहिए। ये क्यों आना चाहिए आपको? क्वेश्चन बहुत, जब आप एग्जाम में हॉल में बैठोगे तब आपको पता चलेगा ये पॉइंट कितने इंपॉर्टेंट है। देखो वहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। यहाँ हमें बात समझनी है कि पेय पदार्थ जो जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित होते हैं, जो जैव निम्नीकरण मतलब बायोडिग्रेडेबल। बायो का मतलब क्या होता है? जैव होता है। मतलब कहने की बात है जो माइक्रो माइक्रो यूनिट्स होती है, जो जीवाणु माइक्रो सूक्ष्म माइक्रो जो होते हैं, उनके द्वारा कुछ चीज अपघटन हो जाता है, उनका अपघटन होता है, तो वो क्या कहते हैं? बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। और जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित नहीं होते हैं, मतलब जैसे प्लास्टिक है, इनका डिकम्पोज होता है क्या? इनको कोई भी जीवाणु अणु कोई भी माइक्रो यूनिट्स है वो कोई डिकम्पोज नहीं कर सकते इनको, तो वो क्या कहलाते हैं? अजैव निम्नीकरण कहलाते हैं, ठीक है? नॉन बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इसकी उत्पत्ति जैविक से होती है और अजैव है वो सामान्यतः मनुष्य द्वारा निर्मित होते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जैविक तो मतलब वो जो प्रकृति हमें देती है, जो प्रकृति में देती है वो हमेशा क्या होती है? जैव निम्नीकरण बायोडिग्रेडेबल होती है वो। और जो मानव निर्मित होते हैं वो क्या होते हैं? जैसे प्लास्टिक है वो नॉन डिग्रेडेबल माते। प्लास्टिक की बहुत सारी वस्तुएं, बहुत सारी चीजें हैं, उनमें से कुछ तो सारी लगभग जो प्लास्टिक की होती हैं वो क्या है? मानव निर्मित होती है और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है। इनका कोई डिकम्पोज लाखों हजारों सालों करोड़ तक पड़ी रहती है। नेक्स्ट 3 नंबर पॉइंट है उसकी बात करें। देखो ये संक्रमण के स्रोत होते हैं। 3 नंबर पॉइंट, ये संक्रमण के स्रोत होते हैं, इनसे संक्रमण नहीं होता है। अब प्लास्टिक की बोतल है, उससे संक्रमण हो सकता है क्या? वो किसी को एलर्जी नहीं कर सकता। ये संक्रमण के स्रोत होने का मतलब जैसे रेत है, गोबर से किसी को एलर्जी हो सकती है, संक्रमण हो सकता है। उसमें जो जैविक घटक रहते हैं वो किसी न किसी रोग को प्रकट कर सकते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर पॉइंट की बात करें, ये पदार्थ प्रकृति में इकट्ठे नहीं होते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल बात करें, इनका ढेर लग जाता है, प्रकृति में इकट्ठे होते हैं। इनका मतलब क्या हुआ? देखो ये प्रकृति में इकट्ठे नहीं होते। मान लो गोबर की बात करो, तो गोबर है वो इकट्ठा रहेगा क्या? क्यों रहेगा? वो गोबर है, उसको हम खेतों में डाल देंगे, खेतों में खाद मिलेगी और कुछ समय के बाद वो उसी रेत और जो गोबर की खाद है उस रेत में मिल जाएगी, हमें पता भी नहीं चलेगा कि रेत है कि गोबर है। तो इस प्रकार वो क्या हो सकता है? साइकिल चलता रहता है, वो एक बैलेंस रूप में चलती रहती है, ठीक है? और इनमें ढेर लग जाता है। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल में ढेर लगने का मतलब, जैसे प्लास्टिक की बात कर लो, मोस्ट ऑफ यही एग्जाम्पल चलते हैं, पॉलीथीन की बात कर लो, तो ये चीजें क्या है कि आप यूज करोगे तो इनका यूज करके यूज एंड थ्रो ये चीजें तो फेंक देंगे हम, इनका कुछ डिकम्पोज होता नहीं है, तो बार बार इकट्ठी होती जाएगी, इनका ढेर लग जाता है। 5 नंबर पॉइंट है, जैव निम्नीकरण पदार्थ जैव आवर्धन प्रदर्शित नहीं करते हैं। और इस साइड में देखें तो जो घुलनशील अजैव निम्नीकरण पदार्थ खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं, अर्थात जैव आवर्धन प्रदर्शित करते हैं। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, प्रकृति में इनका पुनर्चक्रण संभव है। भाई कोई भी बायोडिग्रेडेबल वो चीजें हैं उनको तो वापस यूज कर सकते हैं, बार बार यूज कर सकते हैं। इनका पुनर्चक्रण नहीं है। प्लास्टिक की चीजें जितनी भी वो वापस यूज नहीं कर सकते, अपने को पता है। दुर्गंध और ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करते हैं। ये ना ग्रीन हाउस गैस जैसे मीथेन है, CO2 है, इनका उत्सर्जन करते हैं। ये दुर्गंधकारी नहीं होते हैं। भाई प्लास्टिक उनके क्या गैस निकलेगी? कुछ नहीं निकलेगी ना। 8 नंबर पॉइंट है, मलमूत्र, कागज, साग, फल, कपड़ा, ये क्या है? ये सारे क्या है? ये एग्जाम्पल है बायोडिग्रेडेबल के। इनमें प्लास्टिक है, DDT जो उर्वरक है, रसायन है, एल्यूमिनियम के जो डब्बे हैं, ये सारे के नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये कभी डिकम्पोज नहीं होते हैं, ठीक है? देखो यहां से क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अपशिष्ट उसके स्रोत बताने हैं। तो देखो स्रोत हमें पता होना चाहिए, घरेलू स्रोत, घरेलू जो हमारा घर है उससे कौन कौन सी क्या है? अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं। वास्ट क्या क्या वास्ट निकलते हैं? धूल मिट्टी के अतिरिक्त कागज है, कपड़ा है, प्लास्टिक, लकड़ी है, धातु, फल सब्जी है, गड़े सले पदार्थ है, ये सारे क्या निकलते हैं? घर से निकलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नगरपालिका जो स्रोत है, नगरपालिका के द्वारा जो कौन कौन से अपशिष्ट निकलते हैं। देखो इसका तात्पर्य नगर में एकत्र कूड़ा करकट और गंदगी से है। जो नगर है ना अपना नगर, उसमें जितने भी कूड़ा करकट गंदगी है वो क्या है? वो सारी नगर पालिका के अंडर में आती है। एक बात याद रखना, यहाँ पे गैर खतरनाक जितने भी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खतरनाक वाले नहीं है, गैर खतरनाक वाले जितने भी कूड़ा करकट या गंदगी है, अपशिष्ट है, उनका निपटान नगर पालिका का कार्य है। ये उनका निपटान करना किसका कार्य है? नगर पालिका का कार्य। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। भाई ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये नगर पालिका का कार्य नहीं है, तो आप वहां ऑप्शन आएगा, एक तो खतरनाक अपशिष्ट, एक गैर खतरनाक अपशिष्ट, एक घरेलू अपशिष्ट और अन्य। कौन सा नहीं है? वहां पे खतरनाक वाला नहीं है, गैर खतरनाक तो है, लेकिन खतरनाक जो होते हैं ना वो नहीं है। खतरनाक का मतलब क्या होता है? यूरेनियम से क्या है? यूरेनियम विकिरण होती है, इनके द्वारा जो रिसाव हो जाता है कहीं ना कहीं, कोई पेट्रोलियम पदार्थ है, इनका रिसाव हो जाता है, इनका निपटान करने का कोई नगरीय पालिका के पास अथॉरिटी नहीं है। नेक्स्ट जो बात करें, उद्योग व खनन कार्य है। उद्योग व खनन कार्य से क्या है? हम जानते हैं इनसे कोई धातु है, रासायनिक पदार्थ है, वैसेले जो पदार्थ है, तेलीय पदार्थ है, अम्लीय, क्षारीय, ये जो पदार्थ है ये क्या होते हैं? इनसे मिलते हैं, उद्योगों से मिलते हैं। और अगर हम ब्रीफ नॉलेज देखें, देखो
उद्योग निर्माण, औषधि निर्माण जो उद्योग है उनसे क्या मिलता है, एक माइक्रोजीव और कार्बनिक रसायन है भाई। औषधि उसमें तो रासायनिक पदार्थ कहाँ मिलते हैं। कपड़ा जो उद्योग है, कपड़ा उद्योग में देखो रेसे और कपड़ा जो व्यर्थ कपड़ा ये क्या है, अपशिष्ट पदार्थ है। आपको ये ध्यान, लक्षण की ध्यान जरूरत नहीं है, ये इतना इतना ध्यान रख लो। रासायनिक जो उद्योग है उसमें कच्चा माल है, मध्यमिक अंतिम उत्पाद है। पेट्रोलियम जो पदार्थ है उसमें शोध रसायन है, मतलब रासायनिक बाई प्रोडक्ट क्या होता है, पेट्रोल रासायनिक होता है। उर्वरक जो उद्योग है उसमें आमंग के रूप में ठोस अपशिष्ट है भाई। उर्वरक होता है ना उसमें ठोस अपशिष्ट बचा, उसको क्या कह रहे हैं, अपशिष्ट कह रहे हैं। तापीय ऊर्जा संयंत्र में उड़न राख, राख होती है, तापीय ऊर्जा संयंत्र में राख होती है, उड़ने वाली राख होती है, वो उसका अपशिष्ट है, उसका निपटान जरूरी है। 7 नंबर पॉइंट है रबड़ व रबड़ उत्पाद है, उससे रबड़ निकलता है भाई। रबड़ सारा यूज नहीं आता है, जो रबड़ इंपॉर्टेंट है वो यूज में आता है, बचा हुआ रबड़ है वो अपशिष्ट के रूप में काम आता है, अपशिष्ट के रूप में उसका निपटान करते हैं, ठीक है। देखो ये कृषि स्रोत, कृषि स्रोत की बात करें तो कृषि स्रोत में देखो कृषि के उपरांत बचा हुआ भूसा, घास, पत्ती, डंठल, ये क्या है, ये कृषि स्रोत है। शिक्षा क्षेत्र स्रोत क्या, मेडिकल एरिया में देखो जो कांच है, प्लास्टिक की बोतल है, ट्यूब है, सिरिंज है, अजीव निम्नीकरण अपशिष्ट है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इनका मतलब आप डिग्रेडेबल नहीं कर सकते इनको, जो प्लास्टिक की बोतल है इनका क्या डिग्रेडेबल करोगे, ये तो वैसे ही खराब है। इसके अलावा देखो ये, इसके अलावा ये देखो कैसे हैं, ये है जैव निम्नीकरण में बायोडिग्रेडेबल कौन कौन से, रक्त है, मांस के टुकड़े, संक्रमित उत्तक व अंग है, ये क्या है, बायोडिग्रेडेबल है। ऊपर वाले क्या थे, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल थे, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखनी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको शॉर्ट दे रखा है, अपशिष्ट जो पदार्थ है ये दो भागों में, एक तो जैव निम्नीकरण और जैव अजैव निम्नीकरण। मतलब जैव निम्नीकरण ये बायोडिग्रेडेबल है और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। देखो कौन कौन से हैं, आप घरेलू कचरा, जैविक कचरा है, इसमें फल है, सब्जी है, रोटी है, बची हुई सामग्री है, फसलों के शेष भाग है, रुई है, पट्टी है, मांस है, कागज है, गत्ता है, सूती कपड़ा, मलमूत्र, गोबर, ये हैं। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल इसमें प्लास्टिक की सामग्री है, पेय पदार्थ की, कांच की बोतल, टीन के डब्बे, एल्यूमिनियम के डब्बे, खा धातु के टुकड़े, सामग्री, पॉलीथीन, थैलियां, सुइयां, ये हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम एक शॉर्ट जो क्वेश्चन है उनकी चर्चा करते हैं। वे ये सब ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, आप इसकी चिंता ना करें कि सब्जेक्टिव पढ़ा रहे सर, सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। वे कौन से कारण हैं जिनसे अपशिष्ट पदार्थों की वृद्धि हो रही है। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे, औद्योगिकरण, नगरीकरण और तीव्र जनसंख्या। तीनों के कारण क्या है, अपशिष्ट पदार्थों की वृद्धि में। और चौथा कारण या तो आ जाएगा उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी, और या जाएगा कोई चौथा एक और पॉइंट आ जाएगा जो इससे रिलेटेड नहीं है ना। तो ये तीनों पॉइंट किसके कारक हैं, ये अपशिष्ट वृद्धि के, औद्योगिकरण, नगरीकरण, तीव्र जनसंख्या है। नेक्स्ट जो बात करें ठोस पदार्थ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ठोस अपशिष्टों के उदाहरण बताने, कागज है, कपड़ा है, प्लास्टिक है, कांच है, रबड़ है, ये क्या ठोस अपशिष्ट है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर है अस्पताल है उससे निकलने वाले अपशिष्ट के उदाहरण बताने, प्लास्टिक की बोतल, सिरिंज, पट्टियां, रुई, रक्त, मांस, ठीक है। 4 नंबर है, अगर इसकी बात करें तो अपशिष्ट निष्पादन प्रबंधन हेतु भारत सरकार ने किस समिति का गठन किया, अभी मैंने आपको बताया था अभी, शिवरमन समिति 1975, ध्यान रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन्हीं दो ई अपशिष्टों के नाम बताने हैं। ऐसा कंप्यूटर जो मरम्मत योग्य नहीं है, जिसका अपन वापस से उसका यूज नहीं कर सकते, मरम्मत नहीं कर सकते। दूसरा है खराब हुई सीडी, फ्लॉपी, पेन ड्राइव आदि। प्रश्न नंबर 6 है तापीय ऊर्जा संयंत्र से निकलने वाले मुख्य अपशिष्ट का नाम क्या है। मैंने अभी बताया तापीय ऊर्जा संयंत्र, उससे उड़न राख, राख उड़ने वाली राख, उसे हम सैंड फ्लाई एश कहते हैं, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्लाई एश नहीं क्वेश्चन बनेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। जो फ्लाई एश है ना, ये फ्लाई एश है ना, ये क्वेश्चन बनेगा, पक्का क्वेश्चन बनेगा ये फ्लाई एश। आपको ये पूछा जाएगा तापीय ऊर्जा संयंत्र से जो मुख्य अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, उसमें 4 ऑप्शन होंगे, इसमें एक फ्लाई एश भी होगा, ठीक है। उड़न राख नहीं होगी, फ्लाई एश होगा वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो देखो एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आ सकता है, 3R, 3R, 3R क्या होता है, आर आर और आर। 3R का मतलब है आर आर आर। इस आर का पहले आर का मतलब क्या है, देखो ये होता है फिक्स एकदम पैटर्न के साथ, पहले आर का मतलब रिड्यूस होता है, ऐसा भी पूछ सकता है। फर्स्ट आर का मतलब 3R रूल में फर्स्ट आर का रूल है, उसका मतलब क्या होता है, सेकंड आर आर है उस रूल का क्या मतलब होता है, थर्ड जो आर है उसका मतलब क्या होता है, तीनों को अलग अलग पूछ सकता है, अलग इसी पैटर्न पे याद रखना है। पहले का मतलब रिड्यूस, दूसरा का मतलब क्या होता है रिसाइकिल, रिसाइकल, तीसरा मतलब रीयूज। अब इनको समझते हैं, देखो रिड्यूस का मतलब क्या होता है, कमी करना। रिड्यूस अगर इंग्लिश मीनिंग को हम हिंदी में इसको ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब रिड्यूस, रिड्यूस कमी करना, किस में कमी करना, जो हमारे उपभोग की सामान्य वस्तु में उनकी क्वांटिटी में कमी करना। मान लो हमें 10 किसी वस्तु की मात्रा, 10 कोई वस्तु है उनकी हमें आवश्यकता थी, 10 वस्तु हमें खरीदनी है, तो हमने रिड्यूस किया, मतलब कमी की, हमारी जो 10 की मात्रा है उसको हमने 7 में लेके आए कि भाई 7 से काम चला लेंगे, 3 की जरूरत ही नहीं है, तो वो कमी हुई, अर्थात वो 3 जो वस्तु है वो किसी और के काम आएगी, या फिर उन तीनों का प्रोडक्शन ऑटोमेटिक कम हो गया। तो ये इस आर का मतलब है, रिड्यूस का मतलब है कि हमने अपनी मात्रा को कम कर दिया, ताकि वो जो बची हुई मात्रा या तो किसी दूसरे के काम आ जाए या उनका प्रोडक्शन ऑटोमेटिक कम हो जाए, तो क्या होगा, प्रकृति को नुकसान नहीं होगा। दूसरा हार, जो हमारी खाद्य सामग्री है वो व्यर्थ नहीं जाए, तो हम उतना ही भोजन बनाएं, हमारे जीवन में जो हमारे प्रतिदिन काम आने वाला भोजन है उतना ही बनाए, उसको व्यर्थ नहीं जाने दें, ये भी क्या रिड्यूस कमी करना होता है। दूसरा पॉइंट है, मान लो बिजली का जो बल्ब है, बिजली का बल्ब है, टीवी है, मशीन है, पंखा है, ये जो व्यर्थ नहीं चल रहे हो, यदि व्यर्थ चल रहे हो तो उनको बंद कर दें। तो ये भी क्या है, जो रिड्यूस का क्या सिद्धांत है, ठीक है, इसमें भी हम कमी कर रहे हैं। और अगर चर्चा करें तो ये तो 2 पॉइंट हो गए, काफी आहार में हम कमी कर लेंगे, यदि
व्यर्थ की बिजली बह रही है तो उसको कम कर देंगे, बंद कर देंगे। तीसरा एक पॉइंट है कि जैसे मान लो नलकूप, हमारा नलकूप है, ठीक है, नल है, तो नल मान लो घर में टपक रहा है, क्या हो रहा है, टपक रहा है, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी रिस रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको सुधार करके उसका रिसना बंद कर देंगे, टपकना बंद कर देंगे। बंद कर देंगे तो वो जो नल है, वो जो नल है वो हमने क्या कर दिया, उसका रिड्यूस कर दिया, मतलब उस जो प्रॉब्लम थी उसका सोल्यूशन कर दिया। वो रिड्यूस करना होता है, उसकी प्रॉब्लम की समस्या को कम कर दिया हमने, तो इस प्रकार रिड्यूस है। नेक्स्ट जो बात है वह है रिसाइकिल। रिसाइकिल की अगर हम चर्चा करें, देखो रिसाइकिल की हम बात करें तो रिसाइकिल, देखो रिसाइकिल का मतलब क्या होता है, देखो रिसाइकिल और रीयूज दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, आप ध्यान रखना, दोनों चीजें अपने आप में एक सिद्धांत है। रिसाइकिल का मतलब होता है क्या है, आप जैसे आपके घर में कचरा है, वो कचरा इकट्ठा करने के बाद में कचरा बीनने वाले लोग आते हैं, उसमें से प्लास्टिक की बोतलों को भी छांट के लेते हैं, जो कांच की बोतलें होती है उसको भी छांट के लेते हैं, कुछ बोतलों को लेते हैं, कुछ को वो छोड़ देते हैं। इसका मतलब क्या होता है, उनको पता है, उनको ये उनको अनुभव हो जाता है कि ये बोतलें उनका रिसाइकिल हो सकता है, इन बोतलों का रिसाइकिल नहीं हो सकता। कुछ प्लास्टिक होते हैं वो रिसाइकिल होते हैं, उनको ले लेते हैं, और कुछ नहीं होते उनको छोड़ देते हैं। तो हमें ये विधि क्यों उपयोग लेनी चाहिए कि हमें जो कचरा है उसका इस प्रकार यूज करना चाहिए, उस कचरे को, कि रिसाइकिल वाले जो कचरा है उसको अलग रखना है, ताकि इसका बार बार के वापस किसी दूसरे माध्यम के द्वारा वो क्या हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा आर है वो है रीयूज। रीयूज, रीयूज देखो कैसे होता है, रीयूज और रिसाइकल में डिफरेंस ध्यान रखना आपको। रीयूज में क्या होता है, देखो रीयूज में जैसे मान लो आपके पास लिफाफा है, लिफाफा है, कौन सा है, लिफाफा, कागज का लिफाफा है, कागज का लिफाफा हमने काम में लिया, और वो काम में लेने के बाद में उसी लिफाफे का हमने दूसरे कागज वो हमने काम में लेने के बाद में उसी लिफाफे को हमने दूसरे किसी भी पत्र के लिए काम में ले सकते हैं। ऐसे ही हम और एग्जांपल देखें, भाई मान लो कोई प्लास्टिक का डब्बा है, उस डब्बे को हमने यूज कर लिया, मान लो उसमें कलर आया था, कलर को हमने यूज कर लिया, वो प्लास्टिक डब्बा खाली हो गया, उसी डब्बे में हमें कोई पेड़ लगा सकते हैं, मिट्टी डाल के पेड़ लगा सकते हैं, ऐसे यूज हुआ कि नहीं, रीयूज हुआ, इसका रीयूज कर रहे हैं। तो किसी भी पदार्थ का एक यूज होने के बाद में दूसरी कार्य में यूज लेना क्या कहलाता है, रीयूज कहलाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, आगे बढ़, ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 के, ये इंपॉर्टेंट है, आप जब क्वेश्चन करोगे तब आपको पता चलेगा। देखो पहला जो पॉइंट है, गहरे महासागर में अपशिष्ट का निस्तारण किया जा सकता है, किंतु इसमें ध्यान देने वाली बात है कि सागर है वो प्रदूषित नहीं हो। 2 नंबर पॉइंट है, हड्डियां, वसा, पंख, रक्त आदि क्या है, पशु अवशेष उनका पकाकर चर्बी प्राप्त कर सकते हैं, जिनका उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है, तथा इनके प्रोटीन अंश वाला पशु चारे के रूप में उपयोग होता है। इनका जो प्रोटीन है पशु चारे के रूप में। अब यह अगर पशु परिचर्या की तैयारी कोई बंदा कर रहा है, उसको पता होना चाहिए कि हड्डियों का चूर्ण किस में काम आते हैं, ये मुर्गी के चारे के रूप में काम आता है। मुर्गी को हम एक तो संगमरमर के टुकड़े रखते हैं और एक पशु चारे के रूप में ये रखते हैं, ध्यान रखना। जो प्रोटीन है ना, हड्डी का जो प्रोटीन बना के हड्डी है उसको मिक्सर करके मुर्गियों के सामने रखते हैं, ध्यान रखने ये बात। ठीक है, आगे बढ़ते 3 नंबर पॉइंट, कूड़े करकट को अत्यधिक दाब से ठोस ईंटों में बदला जा सकता है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, कूड़ा जो करकट है उसको हम ईंट उसकी ईंटी बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नगरीय जो मल है नगर से दूर गड्ढों में डाला जाए, तो वहां शुद्धिकरण के पश्चात ही उसका सिंचाई। भाई कोई जल है, गंदा जल है, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम एक नगर से बाहर कोई ऐसा स्थान है वहां पे इकट्ठा करेंगे, फिर उसका क्या प्यूरीफाई करेंगे, उसको शुद्ध करेंगे, शुद्ध करने के बाद में उसी जल को हम सिंचाई के रूप में काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट जो बात करें, सरकारी व गैर सरकारी स्तर पर अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण और उनके उपयोगों के संबंध में निरंतर शोध किया हो सकता है, मतलब शोध करना चाहिए। ठीक है, इतनी बातें, ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो मैं मोस्ट जो कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आता है अपशिष्ट जो प्रबंधन है उसको निपटान करने की विधि। कितनी विधि होती है, प्रश्न ये भी आ सकता है, कितनी विधि होती है, 3 विधि होती है। और विशेष तौर पे हम नगरपालिका की बात करें, नगरपालिका भी इसी 3 विधियों का उपयोग करती है। और इन जनरल अगर बात करें तो 3 विधियां क्या होती है, अपशिष्ट जो निपटान है, अपशिष्ट प्रबंधन है, उसमें हम 3 विधियों का उपयोग करते हुए अपशिष्ट का क्या करते हैं, निपटान करते हैं। निपटान का मतलब उस समस्या का, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं। देखो पहला जो होता है वो है भूमि भराव, इसे कहते हैं भूमि भराव। शब्द आए नहीं आए, आपको लैंडफिल याद रहना है, क्या रहना है, लैंडफिल याद रखना है। कहने की बात यह है कि जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको हम भूमि के अंदर गाड़ देते हैं, और गाड़ने के बाद में उस पर मिट्टी डाल देते हैं। मिट्टी इस प्रकार होनी चाहिए कि वो जो कचरा है वो थोड़ा सा भी बाहर नहीं होना चाहिए। अगर बाहर हो गया तो वहाँ पे जो कीड़े मकोड़े हैं, जो मक्खियाँ हैं वो बैठेंगी, तो फिर आसपास वातावरण है उसको दुर्गंध पैदा कर देगी, तो वहाँ बीमारियाँ पैदा कर देगी। तो ध्यान रहे, कोई भी खड्डा खोदेंगे, और खड्डा खोदने के बाद में आपको क्या करना है, उसमें मिट्टी, उसमें जो कचरा वो डाल देना है, और ऊपर से आपको मिट्टी डाल देनी है। ये तो क्या है, लैंडफिल कहलाता है। भस्मीकरण क्या है, अब प्रश्न आ सकता है भस्मीकरण कहाँ यूज करते हैं, तो ये विशेष तौर पे चिकित्सीय जो मेडिकल उपकरण होते हैं, चिकित्सा उपकरण होते हैं, उनको डिकम्पोज करने के लिए कार्य लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, भस्मीकरण जो विधि है वो कहाँ काम में लेते हैं। भस्मीकरण विधि है, चिकित्सीय उपकरण है, जो मेडिकल उपकरण उनको डिकम्पोज करने के लिए। एक प्रश्न ये आता है कि भस्मीकरण उपयोग करने वाली सबसे ज्यादा कौन यूज करता है, नगरपालिका। भारत में कौन करती है, नगरपालिका। ठीक है, नगरपालिका जो ठोस कचरा उसको डिकम्पोज करने के लिए भस्मीकरण करती है। देखो कैसे करती है, इसकी बात करें, इस विधि में अपशिष्ट को जलाया जाता है, अपशिष्ट भाग ताप गैस राख में बदल जाता है। छोटे पैमाने पर भस्मीकरण व्यक्ति द्वारा, बड़े पैमाने पर उद्योग के द्वारा होता है। नेक्स्ट अगर बात करें
देखो ये इंपॉर्टेंट है कि भस्मीकरण है ना, जापान जापान जैसे देश है ना, जो छोटे देश है, टेक्नोलॉजी में जो विकसित देश है, टेक्नोलॉजी में हाई है, वो देश क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं भस्मीकरण का। और एक इंपॉर्टेंट बात है कि इनमें कम भूमि की आवश्यकता होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, रिसाइकलिंग जो मेथड है, रिसाइकलिंग का मेथड अपने रिसाइकलिंग की चर्चा की है। रिसाइकलिंग बहुत सारी चीजें अपने समझ ली है कि अपशिष्ट पदार्थ से पुनः कच्चा माल प्राप्त करना, इस कच्चे माल से पुनः नई सामग्री का निर्माण करना। जैसे प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः कच्चे प्लास्टिक में बदलकर नई प्लास्टिक भी अपन क्या करते हैं, जो प्लास्टिक बिनने वाले होते हैं वो उन प्लास्टिक को ले जाकर वापस उद्योगों में देते हैं, और वही उद्योग उसी को रिसाइकल करके दूसरी कोई वस्तु बनाकर उसी प्लास्टिक की हमें बेचते हैं। तो तीन विधियों की, तीनों विधियों आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसी टॉपिक पे अब हम हमारे क्वेश्चन करते हैं, तब आपको ये कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। आपको समझ में आएगा कि हमने जो पढ़ा है वो सही है कि गलत है। तो पहला जो क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्ट का निर्माण होता है। अब वर्मी कंपोस्ट के लिए हमने केंचुए का के बारे में चर्चा की। वर्मी कंपोस्ट किसके द्वारा होता है? केंचुए के द्वारा। केंचुए को क्या कहते हैं? किसान मित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? किसान मित्र, ये आपको बताया था। नेक्स्ट जो पॉइंट है या क्वेश्चन है, निम्न में से जैव अविघटनीय है, जैव विघटनीय है मतलब बायोडिग्रेडेबल कौन सा है? देखो डीडीटी है क्या? नहीं है। प्लास्टिक नहीं है। धातु के ऑक्साइड नहीं है। मलमूत्र है, ये बायोडिग्रेडेबल है, जैव विघटनीय है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है, अपशिष्ट प्रबंधन की विधियां है। विधि है, आपको अभी बताया अपशिष्ट प्रबंधन की 3 विधियां हैं। एक तो लैंडफिल है, दूसरी क्या? भस्मीकरण है। तीसरी रिसाइकलिंग है, पुनर्चक्रण है। तो देखो भूमि भराव, लैंडफिल, भस्मीकरण, पुनर्चक्रण अभी अभी जस्ट आपको बताया, तो ऑप्शन नंबर तीनों ही सही हमारे, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन 4 नंबर है, भस्मीकरण पद्धति किस देश में सबसे ज्यादा प्रचलित है? अभी आपको बताया जापान जैसे टेक्नोलॉजी वाले देश में क्या है, और छोटे देश में और टेक्नोलॉजी वाले देश में जिसमें भूमि की कम आवश्यकता होती है, वहां उपयोग भस्मीकरण का किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अपशिष्ट पदार्थ की निरंतर वृद्धि का कारण क्या है? निरंतर वृद्धि का कारण क्या है? ये निरंतर वृद्धि का कारण है भाई, अपशिष्ट पदार्थ ज्यादा क्यों उत्पन्न हो रहे हैं। इसका कहने का तात्पर्य ये ज्यादा अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न क्यों हो रहे हैं, ये इसलिए हो रहे हैं कि ज्यादा औद्योगिकरण, इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में लगी हुई है। नगरीकरण मतलब लोग हैं गांव से शहरों में जा रहे हैं, तो वहाँ जो जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड ज्यादा है, प्रोडक्ट की डिमांड पूरी करने के लिए ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री की जरूरत है। तो वैसे इंडस्ट्री और नगरीकरण दोनों डायरेक्ट रूप से संबंधित हो गए। तीसरा है जनसंख्या वृद्धि। तो सबसे मेन फैक्टर तो बड़ा यही है, जनसंख्या बढ़ेगी। जनसंख्या बढ़ेगी तो उनके लिए आजीविका के लिए साधन चाहिए। आजीविका का साधन कहाँ मिलेगा? शहरों के अंदर, क्योंकि शहरों में इंडस्ट्री है तो वहाँ रोजगार है, वहाँ प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट है उसी जनसंख्या में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पैसे आएंगे, तो वो एक साइकिल चलता रहता है। इससे क्या अपशिष्ट पदार्थ ज्यादा मिलता है। तीनों पॉइंट अपने सही है, ठीक है। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। अपशिष्ट की मात्रा में कमी लाने हेतु उपयुक्त क्या है? भाई सबसे पहले मात्रा में कमी लाने के लिए उपयुक्त क्या है? सबसे पहले हमें क्या देखना है कि अपशिष्ट की मात्रा कमी लाने के लिए हम उसका उपयोग ही ना करें। कम उपयोग का मतलब या तो उपयोग करें नहीं, बिना जरूरत के उपयोग करें नहीं, करें तो बहुत कम करें, ठीक है। पहला पॉइंट सही है। कम उपयोग, भाई पहली बात आ गई पुनः उपयोग। पुनः उपयोग का मतलब, पहला पॉइंट है पुनः उपयोग, सॉरी देखो ध्यान करना। पुनः उपयोग का मतलब है कोई एक वस्तु हमने काम में ली, फिर उसी वस्तु को दूसरी जगह काम में ली, और फिर उसी वस्तु को तीसरी जगह काम में ली, ऐसे करके हम उसको बार बार यूज करने की कोशिश करेंगे। ये बात इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो पॉइंट है, उस दूसरे पॉइंट की बात करें, कम उपयोग का मतलब क्या है? जैसे बिजली चल रही है, में पंखा चल रहा है और वहाँ पे कोई नहीं है, उस रूम में कोई नहीं है, तो वो बिजली का पंखा है उसको हम बंद कर दें, ताकि क्या हो जाएगा, हमें बिजली की बचत हो जाएगी, और समाज और प्रकृति है उसके लिए भी ये सकारात्मक दृष्टिकोण है। तो नेक्स्ट जो बात है पुनर्चक्रण का मतलब है एक ही वस्तु को बार बार यूज करना, ठीक है। रिसाइकलिंग अपन ने पढ़ा था ना, जैसे प्लास्टिक की बोतलें उनका रिसाइकलिंग करके वो अन्य रूपों में आती है हमारे पास, फिर उसका हम यूज करते हैं, फिर उसको वापस फेंकते हैं, फिर उसका रिसाइकलिंग होकर वापस आ जाती है। तो तीनों ही बातें सही है। ऑप्शन नंबर द हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कूड़े करकट को अत्यधिक दाब से किस में बदला जाता है? ये बात भी हमने इंपॉर्टेंट बताई थी, वो इंटू में बदलते हैं। किस में बदलते हैं? इंटू में बदलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हड्डियां, वसा, पंख, रक्त आदि पशु अवशेषों को पकाकर क्या प्राप्त करते हैं? ईंट करते हैं क्या? ना। चारा करते हैं? ना। चर्बी करते हैं। चर्बी अभी बताया था ना आपको, चर्बी इनका अवशेषों का उपयोग करके चर्बी प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, जैव निम्नीकरण अपशिष्ट कौन है? देखो बायोडिग्रेडेबल जो अपशिष्ट कौन से हैं, जिनका डिकम्पोज अपने आप हो जाता है, अपने को कुछ उसमें एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं, अपने आप हो जाता है। फसलों के बच्चे अपशिष्ट, यही तो ऑप्शन हो जाएगा। फसलों के जो बच्चे अपशिष्ट है वो बायोडिग्रेडेबल है, वो अपने आप डिकम्पोज हो जाते हैं। कांच नहीं होता है, प्लास्टिक नहीं होता है, सुई नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 10, अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट क्या होता है? देखो अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट कौन? क्वेश्चन नंबर 10 है, अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट कौन से, मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल देखो कांच है क्या? हाँ ये है। सुई है क्या? ये भी है। पॉलिथीन ये भी है। तो ऑप्शन नंबर द से इनका हम बार बार इनको डिकम्पोज करने के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत होगी या बाहरी उपकरण की जरूरत होगी, अपने आप ये डिकम्पोज नहीं होंगे। तीनों ही हमारे सही है, ठीक है। नेक्स्ट और क्वेश्चन करते हैं। देखो अब हम क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, जैव चिकित्सीय अपशिष्ट के निस्तारण के लिए कौन सी तकनीक उपयोग में लेते हैं? देखो हमें बात ध्यान रखनी है, बात ठीक है, कि जैव चिकित्सीय उपकरण है, मैंने आपको बताया था मेडिकल जो उपकरण होते हैं उनको डिकम्पोज करने का एक भस्मीकरण विधि है। कौन सी है? भस्मीकरण विधि है। ये इंपॉर्टेंट विधि है, आपको बताया भी था, याद है तो।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, पुनर्चक्रण किस प्रकार के हेतु उत्तम उपचार है? पुनर्चक्रण क्या है? पुनर्चक्रण है धात्विक अपशिष्ट। चिकित्सीय उपकरण वापस यूज कर सकते हैं क्या? नहीं करते। सिरिंज का यूज आजकल तो यूज करते नहीं है, उसको फेंक देते हैं। कृषि अपशिष्ट नहीं है, घरेलू अपशिष्ट नहीं है। पुनर्चक्रण रिसाइकलिंग, देखो धातु है, सोना है, अगर सोने की कोई ज्वेलरी बनाएंगे तो उसका बचा हुआ जो सैलरी है या अपशिष्ट है, क्या उसको हम फेंक देंगे? उस सोने की जो छोटी सी मात्रा बची हुई है, जो हमारे लिए नगण्य है, लेकिन वो सुनार उसको कहीं ना कहीं यूज लेगा कि नहीं लेगा, तो हमारे लिए भी नगण्य नहीं है, वो बहुत बड़ी कीमत की मात्रा में जो वस्तु है, तो वो जो सैलरी है, या चांदी की बात करो, तांबे की बात करो, छोटे छोटे जो इसके अपशिष्ट बचते हैं, ये यूज आ जाते हैं, रिसाइकलिंग में यूज आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, निम्न में प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस आपको बताया था, देखो एक तो जलवाष्प होती है, कौन सी है? जल वाष्प। दूसरी CFC, तीसरी कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर द हमारा सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प है, CFC है, और भी बहुत सारी है। ठीक है, इतनी याद रखनी। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के बड़े नगरों में प्रति व्यक्ति औसत कूड़ा कितना निकलता है? भाई प्रति व्यक्ति देखो, बड़े जो महानगर है, दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, कलकत्ता है, जयपुर है, इंदौर है, बड़े बड़े मेट्रो सिटी है, उनमें 4 से 6 किलो एक व्यक्ति का ये है औसत जो कचरा है, एक व्यक्ति 4 से 6 किलो डेली निकालता है कचरा। देखो ये बदनाम करके बेचारे गाँव को ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर, आप सोचते हो कि कचरा सिर्फ गांव वाले करते हैं, नहीं, उनका कचरा तो होता है गांव में, लेकिन गांव में जो कचरा होता है ना, वो कचरा बायोडिग्रेडेबल है। मतलब अगर कोई लकड़ी का है, कोई गोबर, कोई कूड़ा करकट का है, वो सारा डिग्रेडेबल है, वो अपने आप प्रकृति उसको डिकम्पोज कर देती है। लेकिन शहरों में क्या है? शहरों में प्लास्टिक है, कोई पॉलीथीन है, इनका होता है, या टॉफियों की जो रेपर है, इनका होता है। तो इनका कचरा जो व्यक्ति को ही नसीब होगा, बेचारे गाँव वाले परेशान होते हैं प्रदूषण से। दिल्लियों में क्या हाल चल रहा है? दिल्ली में इसी वजह से तो हाल चल रहा है, वहाँ पे हर चीज़ में प्लास्टिक है, तो इसलिए वो उनको जलाते हैं, पराली को जलाते हैं, इस प्रकार का माहौल रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, जैविक खाद बनाई जा सकती है। जैविक खाद देखो, घरेलू जो कचरा है उससे भी, कृषि अपशिष्ट है उससे, दोनों से बना सकते हैं। तो दोस्तों हमारे टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ये 3 वीडियो हैं, पहला जो वीडियो है, 2 वीडियो हैं हमारे, उनमें हमने सारे क्वेश्चन करे हैं, और आपकी डिमांड पे जो आप चाहते थे कि इस पे एक विस्तृत वीडियो बनाया जाए, तो मैंने ये पूरा वीडियो बना दिया है। यहाँ से कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन सारे क्लियर हो जाएंगे। मेरा मानना है, यदि आपने ये टॉपिक यहाँ से तीनों वीडियो देख लिए, तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। शुभकामना है आपको कि आपका पशु परिचय भर्ती में कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो। धन्यवाद। यदि चैनल अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर भी करना है, दोस्तों लाइक भी करना है। धन्यवाद।